नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के जो एक्सपोर्ट है मतलब निर्यात है उसके संदर्भ में बात करेंगे। अब इससे क्या मुख्य रूप से इसका असर पड़ता है ये भी हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि आरबीआई का जो रिपोर्ट है वो क्या कह रहा है और क्या चेतावनी इसमें दी गई है। भारत का जो ग्रोथ रेट है उसके बारे में क्या बताया गया है। इस सभी पहलुओं पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न अभी तक यूपीएससी ने पूछा है उस प्रश्न को भी हम लोग डिस्कशन करने का काम करेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए और अपने अपने ग्रुप में सेंड कीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और सभी लोग जुड़ के आसानी से मुख्य रूप से इस चीज को समझें। ठीक है, तो देखिए भारत के इकोनॉमिक में खासकर अगर देखा जाए भारत के जो अर्थव्यवस्था है उसमें अगर आपसे कहा जाए, ठीक ना, तो अर्थव्यवस्था में आप कहेंगे कि जैसे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के संदर्भ में अगर मैं बताऊं तो ये क्या होता है, बीओपी होता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप देखेंगे कि दो खाते होते हैं, है ना, दो खाते होते हैं। वो कौन कौन से खाते हैं, तो एक है खाता, खाता मतलब अकाउंट, है ना, तो दो अकाउंट होता है, एक करेंट अकाउंट, है ना, और एक होता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, है ना। मतलब एक होता है चालू खाता और एक होता है पूंजी खाता, ठीक ना। इसको क्या कहा जाता है, चालू खाता, और एक क्या होता है, पूंजी खाता होता है। अब ये आप लोगों का वह चालू खाता नहीं है जो आप अकाउंट जाते हैं खुलवाने बैंकों में, उसकी बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको दिखाई दिया करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब इसमें आप देखेंगे हालांकि अभी 2025 में आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे पेपर, तो पीवाईक्यू में अगर देखेंगे 2025 का पूछा हुआ जो क्वेश्चन है यूपीएससी के द्वारा वह कैपिटल अकाउंट से पूछा है, पूंजीगत जो खाता है उसे पूछा हुआ है प्रश्न, एक पूछा हुआ प्रश्न, है ना, इकोनॉमिक में। तो वह थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग। तो करेंट अकाउंट में आपको दिखाई देगा कि दो चीजें आपको दिखाई देंगी, कौन कौन सी, एक विजिबल और एक जो है इनविजिबल, है ना, दो तरह की वस्तुएं आपको दिखाई देंगी। तो इसमें से आपको दिखाई देगा कि एक चीजें होती हैं, इन सभी विजिबल और इनविजिबल जो वस्तुएं होती हैं इनका क्या होता है, तो इनका होता है ट्रेड। इनका जो होता है वह होता है मुख्यतः क्या, ट्रेड होता है, व्यापार होता है। अब व्यापार में आपको दिखाई देगा, व्यापार में किस तरह का, तो खुली अर्थव्यवस्था जो होती है खास करके जो ओपन, हाँ अगर देखेंगे वैश्विक लेवल पे, तो वैश्विक लेवल पर ऐसी कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं है जो खुली लगभग नहीं है। लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खुली है। अर्थात जो एग्जैक्ट कहा जाए बंद इकोनॉमिक या बंद अर्थव्यवस्था, तो बंद अर्थव्यवस्था आपको एग्जैक्ट रूप से में या एग्जैक्ट सेंस में वर्ल्ड लेवल पे कहीं भी दिखाई नहीं देगी। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, तो बंद अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जहां एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है ना हो, है ना, यानी जहां पे ना निर्यात होता हो और जहां जहां पे ना ही आयात होता हो किसी देश से, उस तरह की अर्थव्यवस्था आपको दिखाई देगी। कौन सी अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था है। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब जहां ना निर्यात होता हो और जहां ना ही आयात होता हो, उस तरह की। तो ऐसी कोई मतलब अगर देखा जाए तो एक्चुअल में कोई इकोनॉमी नहीं है। हालांकि कोई ऐसा देश ही नहीं है जहां पे सभी चीजें, मटेरियल से लेके मिनरल से लेके सभी चीजें जो हैं वह एक ही जगह पे होती है और दूसरे जगह से ना मंगाना पड़े, या ऐसा होता ही नहीं है कि केवल एक ही डोमेस्टिक लेवल पर ही उसका प्रोडक्शन हो और डोमेस्टिक लेवल पर ही उसका मुख्य रूप से बिक्री हो तो केवल उसकी जीडीपी चले, ऐसा संभव नहीं है। ठीक ना, तो एक सेंस में आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट जहां भी बिल्कुल नहीं होता है, उस तरह की अर्थव्यवस्था जो होती है वह बंद अर्थव्यवस्था होती है। अब एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। अब निर्यात का मतलब कि अपने देश से, माने किसी एक देश से दूसरे देश में जो वस्तु जाता है, जैसे अपने देश से किसी दूसरे देश में जा रहा है, उस तरह को क्या कहा जाता है, उस तरह के ट्रेड को निर्यात कहा जाता है। और किसी दूसरे देश से अपने देश में अगर आता है तो उस तरह के ट्रेड को इंपोर्ट कहा जाता है, आयात कहा जाता है। और उस तरह की जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं को आयातित वस्तुएं कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि इसमें ट्रेड किसका होता है भाई, तो ट्रेड अभी मैं बताया विजुअल और इनविजुअल जो है वस्तुएं उनकी होती है। तो ट्रेड होता किसका है, तो ट्रेड होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वस्तुओं का, और मुख्य रूप से देखेंगे किसका, सेवाओं का, है ना।
उसमें से अगर यूएस के संदर्भ में देखा जाए, भारत और यूएस में, तो इंडिया से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो होता है वो सर्विस सेक्टर से होता है आपको। तो आपको दिखाई देगा कि कृषि की 3 क्षेत्रें होंगी, ठीक ना। एक मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है, कृषि जो प्राथमिक है, सेकेंडरी जो है वह गुड्स होता है, विनिर्माण वगैरह, और थर्ड जो है सर्विसेज होता है। तो उसमें से आपको दिखाई देगा तो ट्रेड किसका होगा, गुड्स और सर्विस का। अब एक चीज तो कंफर्म हो गया, ट्रेड वो जो हो रहा है वह गुड्स और सर्विस का हो रहा है, ठीक ना, मतलब वस्तुओं का और सेवाओं का हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें एक तो एक्सपोर्ट हो रहा होगा और एक जो होता होगा इंपोर्ट होता होगा। अब कैसे, इसका क्या प्रभाव है, तो अगर निर्यात ज्यादा हो जाए और आयात कम हो जाए, तो निर्यात ज्यादा हो जाएगा तो सीधी बात है कि हमारे अकाउंट में पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा, यानी डॉलर जो है या और देशों की जो मुद्रा है वह हमारे अकाउंट में ज्यादा आएगी। किस अकाउंट में, तो वह बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंट है, ठीक ना, फॉरेन जो करेंसी है उसमें आप देखेंगे फॉरेन करेंसी जो है ज्यादा आएगी। जब फॉरेन करेंसी ज्यादा मात्रा में आए लगी तो उसमें क्या होगा, हमारा रुपया जो होगा, यानी जो हमारा मुख्य रूप से जो मुद्रा है जिसका नाम रुपया है, वह क्या होगा, वह बढ़ेगा, उसका वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। इस स्थिति में वैल्यू बढ़ेगी, तो वैल्यू बढ़ेगी, डॉलर कम होगा, तो इस स्थिति में धीरे धीरे आपको दिखाई देने लगा कि एक्सपोर्ट महंगा भी होना शुरू हो जाएगा, है ना। अब एक्सपोर्ट होगा कब, तो एक्सपोर्ट तभी होगा जब बड़े मात्रा में आपके वहां मैन्युफैक्चरिंग होता हो, बड़े मात्रा में प्रोडक्शन होता हो, तभी तो होगा। अब उसमें और दूसरी चीज, क्वालिटी भी आपके वहां ये जो वस्तुएं हैं वह सही हो, कम्पिटेटिव नुमा जो है वह वस्तुएं हो, तो जाके आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अब एक्सपोर्ट की चीज एक है कि जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया, इंपोर्ट कम हो गया, तो इस तरह के व्यापार को कहा जाता है ट्रेड ट्रेड सरप्लस। क्या कहा जाता है, ट्रेड सरप्लस, यानी व्यापार वृद्धि, व्यापार वृद्धि या समृद्धि कहा जाता है ना। तो व्यापार वृद्धि हो गया, और वही चीज क्या हो गया, जब इंपोर्ट अधिक हो जाए, किससे, एक्सपोर्ट से। जैसे भारत के संदर्भ में आपको ये चीजें ज्यादा दिखाई देगी, एक्सपोर्ट ऑन द होल की बात किया जा रहा है। ऑन द होल पे आप देखेंगे कि इंपोर्ट जो है ज्यादा है, आयात ज्यादा है। आयात क्यों ज्यादा है, या आयात जो है, इंपोर्ट जो है भारत के द्वारा ज्यादा मात्रा में क्यों किया जाता है, उसका कारण आपको दिखाई देगा कि एक तो जो ऑयल्स है, जो कच्चे तेल है, पेट्रोलियम के जो तेल है ना, उनका मुख्य रूप से भारत जो है आयात करता है, दूसरे देशों पे डिपेंडेबल है, तो उसके जो मूल्य हैं वह घटते बढ़ते रहते हैं, जिससे आपको दिखाई देगा इंपोर्ट बिल पे भी क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। एक चीज हो गया। दूसरा, ज्वेलरीज में आपको दिखाई देगा, ज्वेलरीज में भी आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी में भी जो है, भारत में जो है गोल्ड जो है ज्यादा मात्रा में नहीं होता है, तो अभी विदेशों से क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट करने से ज्यादा मात्रा में मांग कब हो जाती है, जब सीजनल आ जाता है, मतलब त्योहार आ जाता है, या सीजन का मतलब शादी विवाह का जब समय आ जाता है, तो इसमें मांग ज्यादा बढ़ जाता है। फिर आप देखेंगे ज्वेलरीज के बाद से और भी कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जिनका इंपोर्ट भारत ज्यादा करता है। अब यही इंपोर्ट ज्यादा करने के कारण क्या हो गया, इंपोर्ट अधिक हो गया और एक्सपोर्ट कम हो गया। तो इंपोर्ट ज्यादा हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया, तो क्या स्थिति बनेगी, स्थिति ये बनेगी कि हमारे वहां से डॉलर अब जाने लगा, और रुपया जो है यह मुख्य रूप से, इसका मतलब डॉलर जाने लगा, इसका मतलब डॉलर की मांग बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, कोई भी व्यक्ति जो है खरीदना चाहेगा, आयात करना चाहेगा, तो उसको डॉलर चाहिए बाहर से अगर आयातित करना चाहता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आपको दिखाई देगा कि डॉलर जो है वह चलता है। तो यहाँ पे डॉलर की वैल्यू बढ़ने लगी और रुपये की वैल्यू घट गई, तो इस स्थिति को कहेंगे रुपये का डिफिशिएट होना। क्या होना, डिफिशिएट होना, ठीक ना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, सॉरी इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, मतलब आयात ज्यादा हो रहा है और निर्यात कम हो रहा है। तो क्या हो रहा है, यह ऑन द होल पे आपको दिखाई देगा ट्रेड डेफिसिट की कंडीशन दिखाई देगी। किसकी, ट्रेड डेफिसिट की, अर्थात व्यापार घाटा का, व्यापार घाटा का कंडीशन आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो व्यापार घाटा का कंडीशन ये दिखाई देगा। अब अन्य देशों के संदर्भ में अगर देखा जाए, बहुत जैसे देश हैं, अब इससे क्या होता है, अब इससे अगर जैसे व्यापार घाटा हुआ तो सीधे आपके करंट अकाउंट पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। अब जब इफेक्ट पड़ेगा, इसका मतलब ये हो गया कि चालू खाता क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। अब घाटा होने से क्या हो गया, सीधे सीधे बीओपी पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आपका क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, यानी फॉरेन जो जमा है उस पे प्रभाव पड़ेगा, वह धीरे धीरे क्या हुआ, घटेगा। अब घटेगा तो इससे क्या होगा, राजकोषीय घाटा भी आपको दिखाई देगा, यानी फिजिकल डेफिसिट भी आपको दिखाई देगा।
क्या दिखाई देगा, फिजिकल डेफिसिट भी आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी। उसके बाद से इसके कारण, जैसे भारत के संदर्भ में बता रहा हूं, लेकिन अन्य देशों के संदर्भ में अगर बात किया जाए, अन्य देशों के संदर्भ में अगर बात किया जाए, तो वहां पर मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वहां पे मुख्य उद्देश्य होता है कि ऑन द होल पे बीओपी को बढ़ाया जाए, ऑन द होल पे जीडीपी वृद्धि को दिखाया जाए, वृद्धि को दिखाया जाए। तो जीडीपी वृद्धि दिखाने के लिए यह इस तरह का जो है आपको दिखाई देगा। टैक्स भी आप दिख रहा है, या कुछ समय से जो टैक्स लग रहा है, सारी चीजें, ठीक ना, तो यह दिखाई देगा। फिर दूसरा चीज जो है भारत का, जो ये आप चीजें देख रहे हैं, यह सबसे बड़ा है कि भारत अपने अंदर, चूंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, कैसी अर्थव्यवस्था है, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इस कंडीशन में आपको दिखाई देगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें जो भारत के नागरिक हैं, ये नागरिकों को ध्यान में रख के समान रूप से सबको सुविधाएं प्रदान करना, डीपीएसपी में आपको पता है कि यह संलग्न है, उस यह राज्य का कर्तव्य है। फिर आपको दिखाई देगा कि जो गरीबी है उसको हटाने के लिए प्रयास करना, असमानता जो है उसको हटाने के लिए प्रयास करना, ये सभी चीजों के संदर्भ में लेके और तब इस पे जो है डिपेंडेंसी आपको दिखाई देती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप समझे क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसके कारण। तो भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है, मतलब ये हुआ कि निर्यात जो है वो बढ़ा हुआ है। अब निर्यात बढ़ा हुआ है तो ऐसे तो यूएसए के संदर्भ में देखा जाए तो हमारा निर्यात तो है ही है बड़ा, लेकिन किस सेक्टर की यहाँ पे बात की जा रही है, टेक्सटाइल की बात की जा रही है। ठीक ना, टेक्सटाइल्स की बात की जा रही है। तो टेक्सटाइल्स जो होते हैं, कपड़े होते हैं, उसकी बात की जा रही है। इवन औपनिवेशिक काल में भी आपको दिखाई दिया होगा, औपनिवेशिक काल में भी आप देखे होंगे कि औपनिवेशिक काल में क्या दिखाई दिया होगा कि ब्रिटेन से जो औद्योगिक क्रांति उस समय आई थी, उस समय जो है भारतीय जो टेक्सटाइल्स थे, जो मुख्य रूप से एक्सपोर्ट होके जाते थे ब्रिटेन में या यूरोपीय देशों में, यहाँ पे क्या लगा दिया गया, सैंक्शन या टैक्स बहुत ज्यादा मात्रा में। कौन सा टैक्स लगा दिया गया, आयात शुल्क। अब आयात शुल्क लगा देने से क्या होता है, तो आयात शुल्क अगर लग जाता है, हालांकि ये इस समय इलीगल है, अलग चीज है, डब्ल्यूटीओ के अगर उसमें देखेंगे तो, लेकिन आयातित शुल्क जब लगा दिया जाता है तो क्या हो जाता है, वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। यानी उस देश में यह वस्तु जाएगी तो क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। अब महंगी हो जाएगी तो वहां पे आपकी वस्तु, ठीक आप ही की वस्तु के जैसे वहां पर भी कोई एक अन्य वस्तु बना हुआ है, लेकिन आपके वस्तु से ज्यादा टिकाऊ हो चाहे ना, लेकिन कम मूल्य में मिलता है, उसके लिए कम मूल्य अदा करना पड़ता है, आपके वस्तु से आधा मूल्य में मिल जाता है। तो लाजमी सी बात है कि डिमांड इसका ज्यादा हो जाएगा, है ना, लाजमी सी बात है, क्या हो जाएगा, डिमांड इसका ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रभाव क्या पड़ेगा, यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि यह जो एक्सपोर्ट होके जा रहा था, यह इस वस्तु यानी डोमेस्टिक लेवल की जो वस्तु है, जो औद्योगिक क्रांति के समय आपको दिखाई दी, इंग्लैंड वगैरह जो पश्चिमी देश है वहां पे, यह हमारा जो वस्तु जो एक्सपोर्ट करके जा रहा था यहाँ से निर्यात करके, वह वहां पे क्या कर नहीं पाएगा, कंपटीशन नहीं कर पाएगा, उन वस्तुओं का कंपटीशन नहीं कर पाएगा, अर्थात प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। और जब प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा तो यह मार्केट में चल नहीं पाएगा, और मार्केट में मांग जो होगी, डिमांड जो होगी, कम हो जाएगी। अब डिमांड कम होने से क्या प्रभाव पड़ा, तो कम प्रभाव, मतलब डिमांड कम होने से ये प्रभाव पड़ा कि भारत में औद्योगिक क्रांति जैसी चीजें तो आपको दिखाई नहीं दी उस समय, तो वो हाथों से बुन के बनाए जाते थे कपड़े। अब ये बुनकर जो होते थे, जो हाथों से बुन के टेक्सटाइल का प्रयोग करते, मतलब बनाते थे, अब इनका जो है कपड़ा बिक ही नहीं रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बिक रहा है, तो इनके पास डिमांड भी कम आने लगेगा। दूसरा चीज कि ये जो कारीगर रखे हुए हैं, या ये खुद जो बुन के देते हैं कपड़े, ये इनके आपके भारतीय मार्केट में भी ये कपड़े नहीं बिक रहा है, क्योंकि वहां से बस जो वस्तुएं आ रही हैं वो सस्ती होकर भारतीय मार्केट में बेची जा रही हैं। इसीलिए तो आपको दिखाई दिया होगा असहयोग आंदोलन के समय, स्वदेशी के आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो है वह जो विदेशी कपड़े हैं वो सब जलाए गए, और खादी अपनाने के लिए जो है प्रोत्साहित किया गया, ताकि घरेलू जो टेक्सटाइल है उसको बढ़ावा दिया जाए। इसीलिए तो यहाँ पे दिखाई देगा कि यह जो मजदूर होंगे वो क्या होंगे, जो यहाँ पे टेक्सटाइल के रूप में कार्य करते थे बड़े रूप में, वह धीरे धीरे जब इसकी मांग ही नहीं रहेगी तो इनका दिनचर्या नहीं चल पाएगा, तो धीरे धीरे अपनी जो है कार्य करना जो है बंद कर देंगे। और बंद कर देने के बाद आपको एटलीस्ट दिखाई देता है कि यही जाके क्या करते हैं, उन्हीं जो ब्रिटेन के या उपनिवेशी सरकार होती है उसके लिए क्या करते हैं, रॉ मटेरियल उगाने के लिए भी काम करते हैं। जैसे कपास की खेती करना शुरू कर देते हैं, नील की खेती करना शुरू कर देते हैं, और यहीं से जाके आपको दिखाई दिया होगा कि जो प्रच्छन्न बेरोजगारी आप देखे होंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो सबसे ज्यादा कहाँ पे दिखाई देती है, तो बेरोजगारी यह दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। तो यही सब जाके कृषि में क्या हो गए, संलग्न हो गए। कोई भी एक चीज चाहिए जीवित रहने के लिए,
तो इसके कारण आपको दिखाई दिया कृषि पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ा और दबाव पड़ने के कारण ये सारी चीजें हुई। आज के इरा में देखेंगे जो कृषि पे दबाव नहीं पड़ रहा है, धीरे धीरे जो है लोग माइग्रेंट होके जा रहे हैं। क्यों? इसके माइग्रेंट होके जाने के कारण कहीं एक तो एजुकेशन लेवल से कारण, एजुकेशन के कारण, फिर सोशल कुछ इशू है उसके कारण, फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे मुख्य रूप से हो गया अर्निंग करना, है ना, अर्निंग करना, ये कारण है कि जैसे बाहर में जा रहे हैं तो उनको आसानी से काम मिल जा रहा है और काम भी मिल जा रहा है और साथ साथ में अच्छे रूप से उनका आय भी हो जा रहा है, तो इसके कारण वो माइग्रेंट हो रहे हैं और माइग्रेंट हो रहे हैं तो सीधी सीधी बात है यहाँ पे कृषि क्षेत्र पर भी आने वाले समय में क्या होंगे, जो श्रमिक होंगे, जो मजदूर होंगे, उनकी कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर भी फिर दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं, है ना, सब एक दूसरे से लिंक है। तो चलिए क्या क्या इसमें प्रीलियम से रिलेटेड जो फैक्ट है उसको हम लोग देखें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट डिपॉजिट जो रेशियो है वो क्या है, मैंने अभी बताया आपको। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल जो गुड्स होता है उसको, मेंस के लिए क्या क्या इसमें है, तो ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं कि अगर आप नोट्सबुक से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई हो चुके हैं और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आसानी से आप जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम से। मेंटरशिप प्रोग्राम है मेंस का, कैसे आप अपने उत्तर को क्वालिटी नुमा बनाएं, कैसे और उसको प्रोग्रेसिव बनाएं, इस तरह से अगर आपको और अचीवमेंट करना हो तो इससे आसानी से जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके जो है जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से है, ठीक ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक, अच्छा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 के आसपास आपको दिखाई देगा। राष्ट्रीयकरण जो है उसका 1949 में होता है ना। तो भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी पुस्तिका 2024-25 यह आरबीआई के द्वारा निकाला गया है और उसमें बताया जा रहा है कि निर्यात विकास अब कुछ ही राज्यों तक सिमटता जा रहा है, ठीक ना। अब इससे चिंता उभर रही है कि निर्यात को और कैसे व्यापक लेवल पे बढ़ावा दिया जाए। तो अभी आज जो है आर्टिकल्स में आप देखे होंगे एमएसएमई पे फोकस करने की भी बात की जा रही है कि कैसे आसानी से इनको जो ऋण है वह उपलब्ध कराया जाए, कैसे जोखिमों से इनको लड़ने के लिए, बचाने के लिए कैसे प्रोग्राम लाया जाए, इसके लिए पर अगर काम किया जा सकता है तो फूड प्रोसेसिंग से लेके इस पे अगर काम किया जाएगा तो एक्सपोर्ट से लेकर सारी चीजों पे क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा, ठीक ना। तो इसमें भारत के लगभग 70% निर्यात केवल 5 राज्यों से आते हैं, ठीक ना, जिसमें से अगर देखेंगे तो तटीय राज्य वैश्विक व्यापार से अधिक जुड़ रहे हैं, जबकि बड़े अंतर्देशीय जो हिटलैंड क्षेत्र है वो अभी भी पीछे हैं, ठीक ना। तो जो तटीय राज्य हैं उनमें बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि अभी वो ठीक ठाक है, उनकी हालत मतलब निर्यात करने में ठीक ठाक है, लेकिन बाकी डोमेस्टिक आंतरिक रूप में अगर आपको दिखाई देगा तो ऐसी चीजें नहीं देखने को मिल रही है। कुछ राज्यों में ही दिखाई दे रहा है कि 70% से निर्यात है, लगभग 5 राज्यों में मैंने बताया आपको, ठीक ना। तो यहाँ पे बाजार में केंद्रीकरण जो है बढ़ना का जो है एक मुख्य कारण है, या मुख्य क्षेत्रों में योगदान जैसे इलेक्ट्रिक्स हो गया, इंजीनियरिंग सामान हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गए। अब सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगा इलेक्ट्रिक, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स जो मुख्य सर्विस सेवा है, इसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है भारत से, ठीक ना। फिर चावल में भी आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो है जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका वहाँ जो है, उनके वहाँ जो है यहाँ से अब क्या होता है, निर्यात होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब लक्ष्य क्या है भारत का? 2030 तक कुल निर्यात 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना, यह मुख्य लक्ष्य है। और भारत का वैश्विक निर्यात हिस्सा 2005 में जो है 1.2% था और 2023 में अगर आप देखेंगे तो मात्र 2.4% बढ़ के जो है यह आपको दिखाई दे रहा है, बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक ना। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या चीज है, तो निर्यात रोजगार संबंध जो है, अब मैंने वही चीज बताया कि निर्यात होगा तो रोजगार बढ़ेगा, ये सारी चीजें क्यों, क्योंकि मांग बढ़ेगी तो वस्तुओं का उत्पादन होगा, तो उत्पादन करने के लिए लोग चाहिए तो वहां पे रोजगार भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, यह सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। फिर गरीब राज्यों से कैसे कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं, वैश्विक व्यापार में मंदी कैसे चल रहा है, तो ये सारी चीजें मिला के ऑन द होल पे आपको दिखाई दे रहा है। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसके लिए चलाया जा रहा था, सीपीसीजी मतलब ईपीसीजी आप देखेंगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, और रोड टेप का प्रयोग करके पिछड़े क्षेत्रों को इससे जोड़ा जा सकता है, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए 2018 में जो प्रश्न पूछा था इसको थोड़ा सा आप लोग बताएंगे कि कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक ना। क्या कह रहा है, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी, यानी प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की बात कर रहा है, ठीक ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का। डू नॉट कैनोट ए हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ, ऑप्शन दिया हुआ है, पहला इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल टू कीप पीस विद एग्रीकल्चर आउटपुट, दूसरा है एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू कीप पीस पेस विद इंडस्ट्रियल आउटपुट, तीसरा है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, और चौथा है इंपोर्ट ग्रोस फास्टर देन एक्सपोर्ट। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कौन से ऑप्शन सही हैं।
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। पॉवर्टी भी यानी गरीबी भी बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा यानी बेरोजगारी भी बढ़ेगी, ठीक, अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है द एसईजेड, एसईजेड का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 का जो था उसमें बताया जा रहा 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच केम इनटू इफेक्ट इन फरवरी 2006 में जो मतलब पावर में आया, हैज सर्टेन ऑब्जेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग, माने उससे में क्या था, उस एक्ट में क्या प्रावधान था उसके संदर्भ में पूछा हुआ है, क्या ऑब्जेक्टिव था, ठीक ना। तो पहला है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ओनली। देखिए ओनली वाले ज्यादा क्वेश्चन तो गलत ऐसे होता है, तो तीसरा तो है गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया तो मतलब ये गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला ऑप्शन, यानी पहला और दूसरा जो कथन था वो बिल्कुल सही था, बाकी तीसरा ऑप्शन जो है वह क्या था? गलत था। आगे देखिए अगला जो है अभी मैंने आपको पढ़ाया भी है, क्या कह रहा है? ए क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, 2011 में पूछा हुआ है कि क्लोज इकोनॉमी क्या है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, द मनी सप्लाई इज फुली कंट्रोल्ड, यानी मनी सप्लाई जो है वो बिल्कुल ही नियंत्रित हो तो वो बंद इकोनॉमी हो जाएगी। दूसरा, डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक्स प्लेस, अगर मतलब फाइनेंस वित्तीय घाटा जो है वो अपना स्थान ले ले तब। तीसरा है ओनली एक्सपोर्ट टेक प्लेस, केवल मतलब निर्यात को ही बढ़ा दिया जाए। और चौथा है नाइदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टेक प्लेस, यानी ना ही निर्यात हो और ना ही आयात हो। तो बंद अर्थव्यवस्था कौन है? यही है डी वाला, ना ही आयात हो रहा हो और ना ही निर्यात हो रहा हो तो उसी को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, लेकिन आदर्श रूप से कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने बताया आपको। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।